अब पाकिस्तान के उस काल की तस्वीर और खबर दिखाता हूं मैं, जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हो चुकी है जिसने उत्तर प्रदेश में विकास की तस्वीर को ताकत दी, लेकिन हिंदुस्तान की हवाई ताकत को भी अगले लेवल पर पहुंचा दी और इसी के साथ दहशत में डूबा पाकिस्तान। आज भारतीय वायुसेना के धुरंधरों ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया। ये बढ़ती ताकत का ट्रेलर कैसा दिखता है, ये रनवे पर, ये हाईवे पर कैसे रनवे बना दिया गया, उसकी तस्वीर में दिखाता हूं आपको। योगी का ट्रैक तैयार, अब सुखोई करेगा प्रहार। यूपी के अंदर ये सब हो सकता है तब जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार थी। दिन हो या रात, फाइटर जेट भरेंगे हुंकार। आज यूपी में सब सुरक्षित है, विकास हो रहा है। ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, जो न सिर्फ देश की तरक्की को ताकत दे रहा है, बल्कि दुश्मनों को मात देने की तैयारी भी कर चुका है। यह है उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जहां एयरफोर्स के धुरंधरों ने टचडाउन किया। पहलगाम हमले की बरसी पर इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपने धुरंधरों को उतारकर पाकिस्तान का सीना छलनी कर दिया और पाकिस्तानी जनरल मुनीर के साथ साथ उसकी कायर फोर्स को भी खौफ से भर दिया है। सीधे दिखा दूं, जो एक्सप्रेसवे है वो रनवे में तब्दील हो चुका है और आज जो है वो पहलगाम को लेकर, उस घटना को लेकर 1 साल पूरे हो चुके थे और उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो फाइटर प्लेन है वो अपना जो दमखम है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हकीकत में वो सुपर हाईवे है जिसने जमीन को आसमान से जोड़ने का काम किया है। एक तरफ पूर्वांचल को उम्मीदों से भरा आसमान दिया, विकास को गति दी, तो दूसरी तरफ मुश्किल वक्त के लिए सुरक्षा का पथ भी सुनिश्चित कर दिया और एक्सप्रेसवे के ऊपर फाइटर प्लेन्स की ये गर्जना इस बात की तस्दीक कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी सुल्तानपुर एयर स्ट्रिप पर सुखोई 30, जगुआर और मिराज फाइटर जेट्स ने गरजते हुए टचडाउन किया। इसके साथ ही वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर ने भी अपनी ताकत दिखाई। एक्सप्रेसवे पर ट्रांसपोर्टर C-295, AN-32 विमान भी देखने को मिले। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप की लंबाई करीब 3.2 किलोमीटर है और इस एयर स्ट्रिप पर सुखोई, मिराज 2000 और जगुआर जैसे भारी लड़ाकू विमान में इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। जो हमारे देश की आन बान शान जो फाइटर प्लेन है, किस तरीके से यहाँ पर रनवे पे यहाँ पर टचडाउन की जो प्रक्रिया है, जो अभ्यास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आपको यहाँ पर सुखोई से लेकर, मिराज से लेकर जो जगुआर है वो फाइटर प्लेन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। दरअसल युद्ध के दौरान दुश्मन सबसे पहले वायुसेना के एयरबेस को निशाना बनाता है। ऐसे वक्त पर हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप वायुसेना के लिए बैकअप रनवे का काम करती है। उत्तर प्रदेश में फाइटर प्लेन की लैंडिंग वाला यूपी का ये तीसरा एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये C-130J हरक्यूलिस जैसे विशाल मालवाहक विमानों का भार भी सहन कर सकती है। देश की सुरक्षा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रणनीतिक महत्व बेहद खास है। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद C-130J हरक्यूलिस विमान से यहां उतरकर इसका लोकार्पण किया था। उस समय भी सुखोई और जगुआर ने करीब 1 घंटे तक आसमान में करतब दिखाए थे। इसके बाद जून 2023 में भी यहां 4 घंटे तक लंबा अभ्यास चला था और अब इस एयर स्ट्रिप में एयरफोर्स दिन और रात के वक्त अपनी रणनीतिक और सामरिक तैयारियों की जांच कर रही है। सुल्तानपुर से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी से, लखनऊ से, जहां के मशहूर अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर धर्मांतरण गैंग का रैकेट का एक्सपोज हुआ। यहां फर्जी डॉक्टर बनकर धर्मांतरण की साजिश रचने वाला हस्साम अहमद अब पुलिस के शिकंजे में पहुंच चुका है। ये फिर भी सवाल है कि आखिर केजीएमयू में ऐसे कितने गैंग हैं जो हिंदुओं के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहे हैं, और क्या हस्साम अकेला था या फिर किसी बड़े सिंडिकेट का एक छोटा सा हिस्सा।
नाम हस्साम अहमद, टारगेट हिंदू लड़कियां, मिशन धर्मांतरण, अड्डा केजीएमयू लखनऊ। लखनऊ के केजीएमयू में एक बार फिर धर्मांतरण वाली साजिश का खुलासा हुआ है। 12वीं पास हस्साम फर्जी डॉक्टर बनकर केजीएमयू में नापाक प्लानिंग कर रहा था और उसके टारगेट पर एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा हिंदू लड़कियां थीं। एप्रन, स्टेथोस्कोप और कॉन्फिडेंस ऐसा कि असली डॉक्टर भी धोखा खा जाए। ये फर्जी डॉक्टर महीनों से केजीएमयू में एक्टिव था। सीनियर बनकर यहाँ पढ़ने वाले छात्रों से मिलता जुलता रहता, लेकिन इसका असली खेल कुछ और ही था। हस्साम अहमद ने खुद को डॉक्टर बताकर कार्डियो सेवा संस्थान ट्रस्ट बनाया और 50 से अधिक छात्राओं को दिल्ली एम्स कॉन्फ्रेंस में ले जाने का फर्जी लेटर थमा दिया। वो फर्जी लेटर पैड और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क बना था और हिंदू छात्राओं को मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मेडिकल कैंप लगाने के बहाने ले जाता था। लेकिन जब केजीएमयू ने एम्स से पुष्टि की तो पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया। मेरे साइन का फर्जी का प्रयोग किया उसने, केजीएमयू के लोगों का प्रयोग किया, केजीएमयू के पैड का प्रयोग किया। उसने सारे वो प्रयोग कर दिए जो हम लोग भी नहीं कर पाते। मेरा काम ये है कि उस कमेटी का चेयरमैन था तो मैं सजग रहूं, मुझे कोई सूचना मिले और संदिग्ध दिखे तो उसको मैं पकड़ूं और पुलिस को दे। पुलिस आ गई, मैंने उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। अपनी डीपी पे मेरी फोटो लगाए जिससे लोग देख के तो उनको लगे कि नहीं ये तो वही है। यानी 12वीं पास हस्साम अहमद केजीएमयू में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या हस्साम अहमद का रमीज से भी कोई कनेक्शन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब रमीज केजीएमयू में अपना धर्मांतरण गैंग चला रहा था उस समय हस्साम अहमद भी केजीएमयू में एक्टिव था। हस्साम अहमद ने उसी हुसैनाबाद इलाके में मेडिकल कैंप लगाया जहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहले धर्मांतरण के आरोपी रमीज ने फ्लैट किराए पर लिया था। केजीएमयू से गिरफ्तार हस्साम और पहले केजीएमयू धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार रमीज के तार इसलिए भी जुड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों एक साथ केजीएमयू में थे। इसके साथ साथ जब हस्साम ने मेडिकल कैंप आयोजित किया वो इसी हुसैनाबाद की जगह पर आयोजित किया और यहीं से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर रमीज का फ्लैट भी था जिस पर वो किराए पर रहता था। यही नहीं, जांच में खुलासा हुआ है कि हस्साम अहमद ने आधार कार्ड और वोटर आईडी में अलग अलग एड्रेस दर्ज करवाया था। वोटर आईडी में जहां सिद्धार्थ नगर का पता लिखा है तो आधार कार्ड पर लखनऊ का पता लिखा है। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि आखिर हस्साम अहमद के पते की पहेली क्या है। वहीं सूत्रों के मुताबिक उसका केजीएमयू के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्राओं से भी संपर्क था। पुलिस इसके मोबाइल फोन को खंगाल रही है ताकि हस्साम के बाकी साथियों का पता चल सके। केजीएमयू को धर्मांतरण का अड्डा बनाने वाली साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर कुशीनगर में एक मदरसे के फर्जीवाड़े का अजब खेल सामने आया जिसके जरिए यूपी सरकार के खजाने में एक बड़ी सिंधमारी की गई। इस मदरसे के प्रबंधक ने अपने पूरे परिवार को तनख्वाह पर रख लिया और हर महीने एक मोटी रकम परिवार को दे रहा। कैसे पूरा जाल रचा गया, कितने का इसने सरकार को नुकसान किया और इस मदरसे की असलियत क्या है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में आपको। कुशीनगर के मदरसे से भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां रिश्ता सिस्टम पर भारी पड़ गया, जहां बाप बना बॉस और बेटी हो गई नियमों से ऊपर। यह है कुशीनगर का मदरसा मोहम्मदिया फैज रसूल, जहां पढ़ाई कम और फर्जीवाड़े का खेल ज्यादा चल रहा था। इस मदरसे में एक शिक्षिका कागजों पर ड्यूटी कर रही थी लेकिन हकीकत में 2 महीने से दुबई की सैर कर रही थी, यानी बिना छुट्टी सरकारी खजाने से सैलरी निकालती रही और मदरसे की तरफ से सिस्टम को चूना लगाया जाता रहा। लेकिन कुशीनगर के मदरसे में चल रहा ये गोरख धंधा अब एक्सपोज हो चुका है। इस मदरसे पे आरोप है कि यहाँ पे एक महिला शिक्षिका है जिनका नाम तालिमुन निशा बताया जा रहा है। इनके ऊपर आरोप लगा है कि यह दुबई में यानी कि विदेश में रहते हुए इन्होंने 2 महीने का वेतन उठाया है। आरोप है कि मदरसे के प्रबंधक मुमताज आलम सिद्दीकी ने नियम कानून को दरकिनार कर अपनी बेटी को फायदा पहुंचाया। मगर पूरा मामला क्या है, अब ये समझिए। दरअसल मदरसे के प्रबंधक मुमताज की बेटी तालिमुन निशा मदरसे में शिक्षिका है।
मार्च 2026 में वो दुबई में थी, लेकिन यहाँ पिता ने छुट्टी मंजूर कर दी, जबकि नियम कहते हैं कि छुट्टी के लिए अनुमति जरूरी है। और ये खेल यही नहीं रुका, जब बेटी विदेश में थी तब कागजों में उसे ड्यूटी पर दिखाया गया और फरवरी-मार्च 2026 की पूरी सैलरी भी जारी कर दी गई, यानी सरकारी खजाने पर सीधा डाका। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि पकड़े जाने के डर से बैक डेट में फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और सिस्टम को गुमराह किया गया। लेकिन ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इस मदरसे पर पहले भी परिवारवाद और फर्जी नियुक्तियों के आरोप लगते रहे हैं। मदरसा विनियमावली 2016 के तहत प्रबंधक अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ नियमों को खुली चुनौती दी गई। आरोप है कि मुमताज आलम सिद्दीकी ने अपनी पत्नी रहमतुन्निसा, बेटी नूर सबीरा और भाई नसीर अहमद सभी को शिक्षक बना दिया। यहाँ तक कि अपने साले हियातुल्लाह को क्लर्क और 2015 में दूसरी बेटी तालिमुन्निसा की भी नियुक्ति करा दी, यानी पूरा परिवार ही सरकारी सैलरी पर था। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी ने मदरसा बोर्ड लखनऊ को पत्र लिखकर इस मदरसे की प्रबंध समिति को भंग करने की सिफारिश की है। जो प्रबंधक समिति है वह अभी इन मामलों को लेकर कुछ बताने से बचती नजर आ रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और देखा जाएगा कि आने वाले जांच में जो मदरसे पे आरोप लगा है क्या वह सिद्ध हो पाएगा। कुशीनगर के मदरसे में फर्जीवाड़े का बड़ा खेल चल रहा था, लेकिन मदरसा गैंग के तेवर अब भी नरम नहीं पड़े हैं। हो सकता है अगर आज बाइट दूंगा तो मुझे कुछ नुकसान होगा, समझिए चीजें। ये कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रिक्टनेस का ही देने के हमारे ऊपर एफआईआर है, और एफआईआर का अंजाम और एफआईआर का रिजल्ट क्या होगा ये बोल के अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी उलझा हुआ हूँ मैं। तो एलडी सेक्रेटरी मिलने दीजिए। बड़ा सवाल यह है कि क्या मदरसे के नाम पर सरकारी खजाना एक परिवार की काली कमाई का जरिया बन गया था, और इतने सालों तक ये खेल सरकारी अधिकारियों की नजरों से कैसे बचता रहा। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच तेज है और कुशीनगर के मदरसा गैंग का बचना मुश्किल है। कुशीनगर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात पश्चिम बंगाल की, जहां कल पहले चरण का मतदान, मगर वहां अभी भी राजनीतिक हिंसा जारी है। चुनाव आयोग ने राज्य में निष्पक्ष और हिंसा फ्री मतदान के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अपराधियों और दंगाइयों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मतदान से पहले सख्त गाइडलाइन जारी की गई, हालांकि इन गाइडलाइन से ममता बनर्जी भड़की भी। ये गाइडलाइन क्या है और क्यों इन पर सियासी गदर है, वो सबसे पहले आप जरा जानिए। दरअसल वोटिंग से 2 दिन पहले रात को बाइक पर रोक लगा दी गई। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बाइक बैन कर दी गई। दिन में बाइक पर पीछे कोई सवारी नहीं बैठ सकती, उसकी अनुमति नहीं। वोटिंग तक क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे प्रत्याशी, ये तय कर दिया गया। चुनाव से 4 दिन पहले शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई। बख्तरबंद गाड़ियों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। ईसी की टीम की गाड़ियां कैमरे से लैस। सवाल ये कि आखिर बंगाल में इतने सख्त नियमों की जरूरत क्यों पड़ी, इस रिपोर्ट में आप मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले खूनी खेल जारी है। जगह जगह राजनीतिक हिंसा हो रही है। वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले मेदिनीपुर, दुर्गापुर से बारुईपुर तक जमकर बवाल हुआ। आगजनी और मारपीट की तस्वीरें पश्चिमी मेदिनीपुर की हैं, जहां चुनावी रैली के दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। देखते ही देखते हिंसक झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। बीजेपी का कहना है कि प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले रैली को रोकने की कोशिश की। जब इसका विरोध किया तो लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए और इलाके में तनाव फैल गया। उधर ईस्ट दुर्गापुर में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रशेखर बनर्जी के रोड शो के दौरान बवाल हो गया। यहां भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। शुरुआत बहस से हुई और फिर धक्का मुक्की होने लगी, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। वहीं पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया।
सीपीएम ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। हालांकि टीएमसी ने आरोपों से इनकार किया है। ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा हो रही है। बंगाल का चुनावी इतिहास रक्त रंजित रहा है, यानी जब जब चुनाव होता है हिंसा आम बात है, जिसे रोकने के लिए चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स फुल एक्शन में है। बंगाल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। वहीं मतदान से पहले अपराधियों, बदमाशों और दंगाइयों पर जबरदस्त शिकंजा कसा गया है। पिछले 2 दिनों में बंगाल के संवेदनशील इलाकों से 135 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कई कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ लोकल थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन्हें कोलकाता, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना समेत कई जिलों से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और चुनाव आयोग का ये मानना है कि इस तरह की कार्रवाई में लोगों को निडर वोटदान करने के लिए बल मिलेगा और साथ ही साथ ये जो कुख्यात अपराधी है जो चुनाव के दिन अगर खुला रहे तो बवाल मचा सकता है, उनको पहले से ही पुलिस अपनी हिरासत में ले चुका है। साफ है कि इस बार बंगाल चुनाव के लिए ऐतिहासिक तैयारी की गई है। चुनाव आयोग बंगाल के रक्त चरित्र को बदलने की कोशिश में लगा है, मगर ईसी की असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी है, जिसकी शुरुआत कल यानी 23 अप्रैल को पहले दौर की वोटिंग के साथ होगी। कल बंगाल में पहले चरण का मतदान है, लेकिन दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। तो आज जी न्यूज की चुनावी दूरबीन पहुंची उत्तर कोलकाता के मानिकतला, जहां सियासी लड़ाई है टीएमसी की श्रेया पांडे और बीजेपी के तापस रॉय की। 2011 से लगातार इस सीट पर टीएमसी है, लेकिन इस बार यहां का माहौल कैसा है, ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा के साथ साथ गर्मी का पारा भी हाई है और ऐसे में अपने आप को कूल रखने के लिए पीजीए रियल एक्टिव कोकोनट वाटर जो है ताजगी भरी हाइड्रेशन के साथ शुगर फ्री। तो चलिए चलते हैं मानिकतला में, देखते हैं आखिरकार ये दूरबीन से माजरा क्या नजर आ रहा है। यहाँ पर लड़ाई विरासत वर्सेस बगावत की है और श्रेया पांडे जो यूथ चेहरा है टीएमसी की, वो इस वक्त प्रचार करती नजर आ रही हैं। ये चुनावी दूरबीन है, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं श्रेया? जी कहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछिएगा। अच्छा ये बताइए, जनता के बीच में जा रही हैं, मिल रही हैं, तो आप जनता को कुछ देने का वादा कर रही हैं कि जनता आपको कुछ दे रही है? बताइए। जनता मुझे दे रही है। क्या बताइए? जनता मुझे ये देखिए ये पेन दे रही है, पीरे कार्टन का, बोल रही है कि जब आप 4 मई को साइन करो तो आप हमारे पेन से साइन करो। आप लोग दे रहे हैं भैया, पहले नेताजी देख रहे हैं जिनको उल्टा आप दे रहे हैं। अब इसमें देखिए, मुझे बताइए ये इंडस्ट्री क्यों भाग गई, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? आपको ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री आ रही है, रोजगार मिल रहा है? आप इसमें चेक करिए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ क्या प्रॉब्लम है। बंगाल में जो रहते हैं वो बंगाल की बदनाम करते हैं, जो सच नहीं है वो बोलते हैं। अदरवाइज आप बताइए कि ऐसा क्या है, क्या जादू है कि मोदी पूरा देश पे काबू कर पा रहा है थोड़ा बहुत करके, बट बंगाल पर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अब चलते चलते कुछ सुना दीजिए सॉन्ग, गुनगुनाइए गुनगुनाइए। दादा अच्छे शाते दीदी अच्छे, शाते दादा अच्छे शाते दीदी अच्छे, कह रहे रामराज जा रहा है। रामराज वो ला रहे? हाँ। राम को भी वो लाए, रामराज भी वही ला रहे। जहाँ पे राम को लाया है ना, वहाँ पे देखा है ना क्या हशर हुआ है। हाँ। जहाँ पे राम मंदिर बनाया है वोट पे वही जगह पे भैया हार गए। थैंक यू सो मच, सो नाइस टू मीट यू। बहुत बहुत पसीना बहा रही है। अब दूरबीन मुझे मेरी दे दीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद जा रहा हूँ तपस राय के पास। प्लीज जाइए और उनको दूरबीन में मैं ही दिखूंगी। देखा आपने ये मानिकतला में विरासत वर्सेस बगावत की लड़ाई है। तापस राय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और प्रचार के लिए गली गली जा रहे हैं। थाम लीजिए दूरबीन। सर इसमें देखिए बंगाल आपको कैसा नजर आ रहा है? अभी हाँ। अभी का बंगाल, जो बंगाल हम
पहचानते थे, जानते थे, देखे थे। उसके साथ 15 साल में जो बंगाल बन चुका है, ये तृणमूली का राज में, ममता का राज में, वो बहुत ही दुख की बात है। इसमें देखिए और मुझे बताइए, कटमनी का खेल कौन खेलता है बंगाल में? कटमनी का सेट करके अच्छे से देखना। कटमनी का खेल तो खेलते हैं भतीजा। किसका? ममता को भतीजा। वही तो सब जगह उसका जो हाथ वो मारता है, सभी जगह। एक भी जगह बचा नहीं पश्चिम बंगाल में। ममता डिजर्व नहीं करती है जहाँ पर है, कुर्सी में बैठने का लायक नहीं है, बैठ गया सीपीएम का वजह से। ममता बोलती है रेड रोड का, रेड रोड में जो ईद का नमाज होता ना, उसमें खड़े होके वो मुसलमान लोग को एपीस के तुष्टीकरण के लिए, तोषण के लिए उन्होंने बोली थी कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है। बंगाल में कुछ नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, इंडस्ट्री, नौकरी, कुछ नहीं है। बाबरी बनने लगी है दूसरी, एक 1992 में तो अयोध्या में मिट गई है, लेकिन यहाँ बनने लगी है। देखेंगे हम लोग। ये बंगाल आपको दिख रही है बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मस्जिद बने ठीक है, बाबर क्यों, बाबरी क्यों? नो नो। कट्टर हिंदू रहेंगे, कट्टर हिंदू है। मुसलमानों के वोट भी नहीं चाहिए। हमको दरकार नहीं है, हमको दरकार नहीं है। क्या दरकार नहीं है? हमको मुसलमान वोट दरकार नहीं है। हाँ, छाती ठोक के कर रहे हैं। कुछ देर पहले आप कह रहे थे बांग्लादेश और वो बनाने की तैयारी है पाकिस्तान। ये देखिए जैसा चल रहा है तो उससे हमको नजर रखता, ये जमात जिहादी का डेरा हो चुका है, ये कलकत्ता और पश्चिम बंगाल। आज पहलगाम में आतंकी हमले को 1 साल हो चुका है। पाकिस्तानी आतंकियों ने आज ही के दिन पहलगाम में 26 बेगुनाहों की जान ली थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसके की सजा भी दी, लेकिन मुनीर और उसके गुर्गों की अक्ल अभी ठिकाने पर नहीं। दुनिया में शांति दूत बनने का तमाशा करने वाला पाकिस्तान अभी भी भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहा है। तारीख 22 अप्रैल 2025। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने हिंदुस्तान को गहरा जख्म दिया था। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी और 25 भारतीयों की नृशंस हत्या की। लेकिन मई के पहले हफ्ते में ही पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखी की सजा मिली। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके मुनीर और उसकी भगौड़ी फौज को उसकी हैसियत बता दी। हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान की फौज पूरी तरह मुस्तैद है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल किया है, तो बतलाने की जरूरत है नहीं। अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट। बस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जुबान से निकले ये डॉट 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 आज भी पाकिस्तानियों की नींद हराम किए हुए है और भारतीय मिसाइलों और ड्रोन का खौफ आज भी पाकिस्तानियों के अंदर समाया हुआ है। मगर ये पाकिस्तान है जिसकी अक्ल बार बार पिटने के बाद भी ठिकाने नहीं आती है और पहलगाम साजिश के 1 साल बाद भी जिन्नालैंड की हरकतें जस की तस। हमारे आप टेंशन। एक तरफ पाकिस्तान आतंकी साजिशों के साथ दुनिया में खुद को शांति का मसीहा बताने का ढकोसला दिखा रहा है, तो अब पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के अपने एयर स्पेस पर लगाया प्रतिबंध बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को खत्म हो रहे प्रतिबंध को 24 मई तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक भारत का किसी भी तरह का कोई भी विमान पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का ऐलान सिर्फ साजिश का एक सिरा भर है। दरअसल पाकिस्तान को अपने दोगले चेहरे के एक्सपोज हो जाने का डर है और यही वजह है कि उसे भारत से खौफ सता रहा है। अमेरिका के तलवे चाटने वाला मुनीर और मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने की ख्वाहिश रखने वाले शहबाज के लिए एयर स्पेस बंद करने के लिए नोटम जारी करने की बड़ी मजबूरी समझिए। दरअसल पाकिस्तान अपने एयर स्पेस के नीचे मौजूद इस्लामाबाद में पीस टॉक का तमाशा एक बार फिर शुरू करने की फिराक में है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारतीय जहाज इस्लामाबाद का असल हाल दुनिया को न बता दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मिस्र के साथ थंडर 2 नाम से जंगी तैयारियों को धार देने में जुटा है और थंडर 2 नाम की यह फौजी एक्सरसाइज 24 मई तक चलने की संभावना है और इस तरह की जंगी तैयारियों के एक्सपोज होने का डर भी पाकिस्तान को लगातार सता रहा है। पाकिस्तान की फितरत पहचानने वाले दिमागदार पाकिस्तानियों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गुस्ताखी हुई तो उसका बर्बाद होना भी तय है।
अब पाकिस्तान क्या ही जस्टिफिकेशन ढूंढेगा जिसका अपना ही दामन सिर्फ खून के धब्बों और साजिशों से ढका हो। अब पाकिस्तान एयर स्पेस बंद करके दुनिया में शांति की बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर खुद को कितना भी बचाने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फितरत कभी ना कभी तो सामने आएगी और उसका सर्वनाश तब होकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुनीर और शहबाज आज की तारीख में खुद को सबसे बड़े शांति दूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन इनके मुल्क के हालात क्या हैं दुनिया जानती है। पाकिस्तान में बिजली का संकट है, गैस की भारी किल्लत है। शहबाज इमेज चमकाने में लगे हैं तो मुनीर नोबेल प्राइज के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन देश की आवाम के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं। एक तरफ मुनीर और शहबाज शांति वार्ता के नाम ढोंग रच रहे हैं, दुनिया के सामने खुद को शांति दूत साबित करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की गली गली में अंधेरा है, सन्नाटा है, बिजली की भारी किल्लत है, लोग शहबाज सरकार से परेशान हैं। खुद के लिए नोबेल पुरस्कार का ड्रामा करने वाले मुनीर और शहबाज के देश में महंगाई आसमान छू रही है, गैस का भारी संकट है, लॉकडाउन जैसे हालात हैं। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक, पेशावर से लेकर बलोचिस्तान तक लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भीषण गर्मी में बिजली संकट ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। शाम होते ही अंधेरा छा जाता है और सरकार के तमाम दावों की पोल खुल जाती है। सरकार ने वादा किया था कि बिजली कटौती 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन पिछले हफ्ते कई जगहों पर कई घंटे बिजली गुल रही। पाकिस्तान में पीक समय में करीब 4500 मेगावाट बिजली की कमी दर्ज की गई। पाकिस्तान के शहर हो या गांव, हर जगह बेहद बुरे हालात हैं। शहबाज सरकार को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। बिजली संकट का एक और बड़ा कारण जल विद्युत उत्पादन का कम होना है। आमतौर पर पाकिस्तान की 25 से 30% बिजली जल विद्युत से आती है, लेकिन इस बार पानी की कमी के कारण उत्पादन घट गया है। खाड़ी का संकट भी पाकिस्तानियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। एलपीजी की कमी के चलते गैस आधारित पावर प्लांट पर असर पड़ा है। पाकिस्तान से आई रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 8 घंटे तक बार बार बिजली कटौती हो रही है। फैसलाबाद में 5 से 8 घंटे तक बिजली कटौती की खबरें हैं। मुल्तान और साउथ पंजाब में 10 से 12 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4 से 8 घंटे तक बिजली गुल है। उधर पेशावर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे बिजली नहीं आती। पाकिस्तान में कारोबारियों पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, धंधे ठप हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ देश अंदरूनी संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना चेहरा चमकाने में बिजी हैं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी कुछ खास मजबूत नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है, लेकिन आवाम की चिंता छोड़ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर अपनी अंतर्राष्ट्रीय इमेज सुधारने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी युद्ध विराम में पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट? क्यों जनरल मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी चौंकाने वाली वजह सामने आई। आखिर कंगाल देश के पीएम और आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में इतना भाव क्यों मिलने लगा है? ट्रंप ने मुनीर को बेस्ट आर्मी चीफ कहना क्यों शुरू कर दिया गया? इन सारे सवालों के जवाब और समीकरणें आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। आतंक के पनाहगार से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शांति दूत कैसे बना पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ये खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हैरानी तो पहले से ही हो रही थी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक तो ठीक है, लेकिन आतंकियों का ये अघोषित आका मुनीर व्हाइट हाउस में क्या कर रहा है, ट्रंप इसे क्यों भाव दे रहे हैं? तो समझिए पूरी इनसाइड स्टोरी। व्हाइट हाउस में एंट्री के लिए मुनीर ने कंगाल पाकिस्तान के खजाने से कितने अरब रुपए की कीमत चुकाई? ट्रंप से मिलने की कीमत 112 करोड़ 56,78,000। ट्रंप से मुलाकात की कीमत इतनी बड़ी रकम ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुनीर ने यह कीमत तो सिर्फ एक लॉबिंग फर्म को दी है। मुनीर ने तो व्हाइट हाउस में एंट्री के लिए कई लॉबिंग फर्म को लगा दिया। व्हाइट हाउस में एंट्री के लिए मुनीर ने 3 लॉबिंग फर्म को लगाया था और तीनों को मिलाकर भारतीय रुपए के हिसाब से यह रकम 300% से भी ज्यादा हो गई। जो सबसे बड़ी लॉबिंग फर्म है उसका नाम है लिंडन स्ट्रेटेजीज। लिंडन स्ट्रेटेजीज के प्रमुख हैं स्टीफन पेन। इनकी कंपनी पॉलिटिकल एडवाइस और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का काम करती है। माना जाता है कि स्टीफन पेन के कहने पर ही पाकिस्तान अफगानिस्तान पर ट्रंप के साथ बातचीत की। इसमें ट्रंप फैमिली को फायदा पहुंचाने के लिए क्रिप्टो फंडिंग का प्रस्ताव दिया गया। स्टीफन पेन ने ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कहा था कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की अपील करें।